के ऊपर उसकी मीटिंग उन्होंने चेयर की और इन दोनों मीटिंग्स में जो फैसले हुए, जो उनका अहवाल है, वो आपके सामने रखता हूं। डेवलपमेंट्स आज आपके लिए खसूसी तौर पर एक खुशखबरी लाया हूं जो मेरे दोस्त सामने बैठे हुए उनके लिए, और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी ज़ाती रिक्वेस्ट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसकी अप्रूवल दी और वो आपके साथ अच्छी खबर मैं शेयर करूंगा टुवर्ड्स द एंड, आपकी क्यूरियोसिटी ताकि बंदी रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है, आज दोबारा रिवर रावी प्रोजेक्ट के ऊपर जब बातचीत हुई तो जो पहला फोकस था प्राइम मिनिस्टर का, जो पहले सवालात थे प्राइम मिनिस्टर के, वो इन्वायरमेंट रिलेटेड थे कि ये प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट में कैसे हेल्प करेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब को पंजाब की तरफ से एक प्रेजेंटेशन दी गई थी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तरफ से, आज से 2 से 3 महीने पहले, जिसमें यह दिखाया गया था कि पिछले 20 से 25 सालों में लाहौर की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट दुगनी हुई है। लैंड एक्वायर करने के चक्कर में उसकी जो आप कहें कि हॉरिजेंटल उसकी ग्रोथ हुई है, फैलाव हुआ है शहर का, वो तकरीबन डबल हो गया। और जो एग्रीकल्चरल लैंड थी लार्जर लाहौर डिस्ट्रिक्ट जो है, वो 65% से कम होकर 49% के करीब चला गया। सो इतनी एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो श्रिंक हो रही है। और उसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि बेहंगम, अनप्लैंड, बगैर किसी मंसूबे के जो आबादियां हैं वो बढ़ रही हैं। ना उनके गंदे पानी के निकास का कहीं पर कोई सोचा जाता है लॉन्ग टर्म, ना उनके लिए रोड्स का जो नेटवर्क है उनका, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, गैस। तो बुनियादी जो पर्पस था इस मंसूबे को लाने का वो था ही माहौलियात का बचाव। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह फैसला किया कि लाहौर के करीब एक नया शहर बनाया जाए, जो कि इनएविटेबल है। इनएविटेबल इसलिए है कि अगर हम प्लान्ड सिटी नहीं भी बनाएंगे तो अनप्लान्ड ग्रोथ तो हो रही है, इसने वैसे ही वहां तक बढ़ जाना है। अब अगर आप लाहौर को देखें तो पत्तों तक तो लाहौर ऑलमोस्ट जा चुका है, मांगा मंडी पत्तों तक, और इसी तरह दूसरी साइड्स पे कसूर की तरफ देखिए कितना आगे तक चला गया है। तो अनप्लान्ड इसने बढ़ना, उससे बेहतर है कि प्लान करें। दूसरा एस्पेक्ट इसमें है रावी रिवर, दरियाए रावी। आज हम उसको दरियाए रावी इसलिए कहते हैं कि हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें बताया हुआ है कि यह दरियाए रावी है, उसकी एक सकाफत है, उसके दोनों किनारों पे बसने वाले लोगों की बूदोबाश, लाइवलीहुड, उसकी एक सकाफत, लोग जो टेल्स हैं, फोक टेल्स हैं, वो हमने सुन रखी हैं, कहानियां, किस्से। लेकिन आज तो वो एक गंदे पानी का जौहर है। उसमें साल में कोई 1 आध महीना पानी आता, बाकी सारा टाइम तो उसमें गंदगी का पानी बहता है। आपने जो स्कूल में रिवर रावी के बारे में पढ़ा था, जब आप अपने छोटे बच्चे को अगर जाके कहेंगे कि यह दरिया है, तो ऐसे ही है जैसे नवाज शरीफ साहब के बारे में कहें कि ये ईमानदार सियासतदान है, जैसे उनका ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही रावी का रिवर के साथ, दरिया के साथ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बचपन से जब हम सुनते हैं दरिया का लफ्ज, नदी का लफ्ज, तो वो साफ पाक पानी होता है। आप एक चश्मे को इमेजिन करते हैं, एक बहते हुए दरिया को इमेजिन करते हैं, उसकी आवाज को इमेजिन करते हैं, उसकी खूबसूरती को इमेजिन करते हैं, उसके इर्द गिर्द हरियाली को इमेजिन करते हैं, उसके इर्द गिर्द लाइवलीहुड को इमेजिन करते हैं। लेकिन अब वहां क्या है? तौफन, बदबू। जैसे करप्शन की पाकिस्तान में तौफन और बदबू है जो चीख चीख के एनआरओ मांग रही है, उसी तरीके से तौफन और बदबू जो है वो उस रिवर रावी के अंदर से निकल रही है, जो जौहर बना हुआ है, गंदे पानी के निकास का नाला है। यह हर शहरी के लिए बहुत तकलीफदेह है। और खसूसन फिर आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान लाहौर शहर के बासी हैं। उन्होंने पुराना लाहौर भी देखा हुआ है जो साफ सुथरा था, और फिर जो वहां पर कब्जा माफिया और ये जो सियासी कब्जा माफिया थी, जिन्होंने अपने कारिंदों को हाउसिंग सोसाइटीज बना के दी, प्लाटों की लूटमार की, और उस शहर के कल्चर को भी और उस शहर की आबोहवा को भी,
उस शहर के सुकून को तबाह किया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत कंसर्न है जो लाहौर का वाटर टेबल नीचे गया है। मीन पानी अब जमीन से लेना मुश्किल है, लेते हैं तो वो जहरीला पानी है, अगर आप उसे ट्रीटमेंट के बगैर पीते हैं तो उससे आपको बेशुमार बीमारियां होने का खदशा है। तो इस सारी सिचुएशन में यह प्लान किया गया, असल प्लान था कि रिवर रावी को साफ कैसे किया जाए, ट्रीटमेंट प्लांट लगाई जाए। जैसे आपको पता है यूरोप में रिवर टेम्स है, जैसे वो शहरों के अंदर उन्हें उनकी टर्म जो है वो ट्रीटेड, एक टर्म यूज की जाती है कि वो ट्रीटेड रिवर है, मीन उसमें जो वाटर है उसको ट्रीट किया जाता है, उसके बहाव को ट्रीट किया जाता है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा के जो पानी उसके अंदर गंदा आता है उसको साफ किया जाए ताकि वो फसलों में इस्तेमाल होने के लिए आगे इस्तेमाल हो सके, और उसके अलावा उसमें कुछ नया पानी भी डाला जाए स्टोर करके पीछे डैम बना के, ताकि पूरा साल कुछ ना कुछ बहाव साफ पानी का वहां पर रहे। यह था मंसूबा। और ऑफ कोर्स रिवर बैंक्स बनाने पड़ते हैं उसके लिए ताकि दरिया का कटाव ना हो जैसे पूरी दुनिया में है, क्योंकि आप एक छोटा हिस्सा साफ करके बहा सकते हैं, एक लामहदूद हिस्सा जो है वो बहा आप उसे सफाई उसकी या उसको मेंटेन रखना मुश्किल होता है। जैसे मैंने टेम्स की एग्जांपल दी, या दुनिया में कहीं भी, शिकागो है, कहीं भी है जहां से सिटी के अंदर से रिवर गुजरता है, तो यह प्लान था। लेकिन उसके साथ ही एक चैलेंज आया। जैसे ही उस रिवर को साफ सुथरा करके उसके बैंक्स को डिजाइन करके आपने एक गंदे पानी के जौहड़ और नाले को एक साफ दरिया में कन्वर्ट करना था, तो क्या होना था, उसके किनारों पे आबादी शुरू हो जानी थी, सबने अट्रैक्ट होना था, वहां घर बनाने थे, वहां लैंड माफिया पहुंच जानी थी, अनप्लैंड वहां पर कंस्ट्रक्शन होनी थी, और वो फिर एक गंदे पानी का नाला हो जाना था और एक अनप्लैंड वहां पर सोसाइटीज बन जानी थी। तो इसको सोचते हुए जो आफ्टर इफेक्ट्स को माइनस करने के लिए एक वहां पर शहर को प्लान किया गया ताकि वहां पर एक प्लान्ड सिटी हो दरिया के दोनों किनारों पे। तो यह था इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव। जब ये मंसूबा आया तो बुनियादी इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो एनवायरमेंट फ्रेंडली था, माहौल को बचाने के लिए था। तमाम तरकाविश इस एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूमती थी कि एनवायरमेंट को बचाना है। ऑफ कोर्स जब आपने पब्लिक का पैसा स्पेंड करना है और मुल्क की इकोनॉमी बेहतर करनी है तो आपने उस प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी भी देखनी है। तो फिर दिन रात मेहनत की गई और प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले एक साल से हर रोज तकरीबन कंस्ट्रक्शन के ऊपर खुद मीटिंग्स ले रहे हैं, हर हफ्ते तकरीबन खुद कंस्ट्रक्शन पे मीटिंग्स ले रहे हैं। और इस कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, जिसे पहले प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने शुरू करने की कोशिश की, उसके बाद शहबाज शरीफ ने 2 दफा शुरू करने की कोशिश की, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत थी। यह प्रोजेक्ट कंसीव किया गया 3 दफा हमसे पहले, तीनों दफा इस पे कोशिश की गई, बट दे फेल्ड बिकॉज प्रोजेक्ट वॉज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जब यह शुरू किया तो मैं इस बात का खुद से गवाह हूं कि हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग जिनकी एक्सपर्टीज है इस चीज में, उन्होंने जाती तौर पर मेरे से बात की कि यह प्रोजेक्ट डूएबल नहीं है, यह प्रोजेक्ट नहीं हो सकेगा, क्योंकि यह पहले भी नहीं हो सकता। एक और बहुत बड़ी मोहतरम शख्सियत हैं जिन्होंने मुशर्रफ के जमाने में जब यह प्रोजेक्ट कंसीव हुआ तो ही वॉज वन ऑफ द ब्रेन्स जिन्होंने इसे कंसीव किया, तो उन्होंने भी यही कहा। और यह मैं आपको बता दूं, यह इससे भी कोई 40 साल पहले, 50 साल पहले भी यह प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था, लेकिन फिर मुशर्रफ साहब से भी 40-50 साल पहले, लेकिन इस पर तब भी काम नहीं हो सका था। तो जिन्होंने मुशर्रफ के जमाने में कंसीव किया उन्होंने भी मुझे कहा कि यह डूएबल नहीं होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है। आपको पता है इमरान खान को मुश्किल काम करने में कभी कोई उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, वो जुट जाते हैं तो फिर अचीव कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब 20 अप्रैल से आप देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर प्रॉपरली आपको लेके भी जाएंगे, वहां पर प्रॉपरली ग्राउंड पे काम हो रहा होगा। ऑलरेडी रोड्स बनने शुरू हो गए हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड हो गए हैं, वहां पे इस टाइम सड़कें बन रही हैं। 2 सड़कें बनेगी, एक काला खताई इंटरचेंज जो नए सियालकोट लाहौर मोटरवे है वहां पे कनेक्ट करेगा, और दूसरा जो लाहौर का रिंग रोड है उसके साथ एक डायरेक्ट रोड जो है वो कनेक्ट करेगा इस शहर का। उनमें से एक सड़क के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है और इसी अप्रैल के महीने में इंशाल्लाह ग्राउंड के ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। तो ये तो था एनवायरनमेंट की साइड जो मैं आपको बताना चाहता था।
कि ये प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट के लिए, और इंशाल्लाह जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट बढ़ेगा एनवायरनमेंट आगे बढ़ेगा, इसके साथ बेहतर होगा और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो ख्वाब है वो पूरा होगा। इसके 3 से 4 फेजेस होंगे इस प्रोजेक्ट के। जो पहला फेज है जो 18 तारीख को शुरू हो रहा है, इंशाल्लाह उससे फौरी तौर पर तकरीबन 100 से 150 बिलियन का इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी। और वो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी उसमें ऑफ कोर्स आपका बिल्डर, आपका रियल एस्टेट के लोग, आपका मजदूर, आपका सरिया बेचने वाला और सरिये की फैक्ट्री का मजदूर, आपका सीमेंट बेचने वाली फैक्ट्री और उसका मजदूर, ईंटें बनाने वाले और वहां के मजदूर, इसी तरीके से बजरी और उसमें शामिल मजदूर, ये तमाम लोग, जितनी भी इसकी सप्लाई चेन होती है इस पूरी इंडस्ट्री की, वो तमाम की तमाम इससे मुस्तफीद होगी। तो इंशाल्लाह अप्रैल 18 से ये प्रोजेक्ट जो है ये इंशाल्लाह अपनी पूरी फ्लो के साथ ग्राउंड के ऊपर जो है वो शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब विजिट भी करेंगे लाहौर का, और लाहौर में जाके इसके ऊपर ब्रीफिंग्स भी लेंगे, इस प्रोजेक्ट पे भी और दूसरे प्रोजेक्ट पे भी। इसके आगे जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है जो आपने पिछली दफा मेरे से बात की, और वो थी कि एक आम आदमी को कर्जा बैंक से कब मिलना शुरू होगा। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में मॉर्टगेज का कोई कानून नहीं था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जहां पे 80% उनका पूरी लैंडिंग का जो है वो हाउसिंग पे है। हमारे यहां वो 0.25 भी नहीं था, इंडिया में 12% है। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि बैंक्स जब लोन देते थे तो कोई लॉ नहीं था जो प्रोटेक्ट करता था कि उस लोन को वापस लेना है, कैसे लेना है। तो मॉर्टगेज के अब कवानीन बन गए। अभी आपसे एक अच्छी खबर अल्लाह के करम से और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से एक बहुत अच्छी खबर है कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में तकरीबन 56 बिलियन का इजाफा हुआ है मॉर्टगेज लैंडिंग में। जो लैंडिंग 145 अरब के ऊपर थी, वो अल्लाह का शुक्र है आज 202 बिलियन के ऊपर हाउसिंग में पिछले 3 से 4 महीने के अंदर वो पहुंच गई है। तो ये बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट है और अभी इसकी शुरुआत है। अभी इसमें बहुत सारे बैंक जो हैं वो नेचुरल है, वो रिलक्टेंट होंगे, उनके एम्प्लॉयज रिलक्टेंट होंगे, बिकॉज वो ट्रेंड नहीं है इसके लिए। वो ये रिस्क अवर्स एटीट्यूड होता है बैंकिंग सेक्टर का हमेशा। और माजी में बैंक्स के लिए हाउसिंग पे लोन देना इसलिए मुश्किल था कि उसको रिकवर करना मुश्किल था, क्योंकि कोई कवानीन नहीं थे। तो थोड़ा अभी वक्त लगेगा बैंक्स को भी ओपन अप होने में, लेकिन उसके बावजूद आपके सामने जो मैंने फिगर रखी वो बहुत ही हौसला अफजा है। और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुश हैं और वो पूरी कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारा ये सेक्टर उठ रहा है और एक पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं उन बैंक्स के भी जिन्होंने आगे आकर सबसे ज्यादा परफॉर्म किया। मैं चंद बैंक्स को इसका क्रेडिट जरूर देना चाहूंगा जिन्होंने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें मिजान बैंक है, अलाइड बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है और बैंक ऑफ पंजाब है। इसके साथ साथ जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो मेरे सामने जो लगे कैमरे हैं और जिन स्क्रीनों पे मैं नजर आ रहा हूं, उसके अंदर जो जफाकश वर्कर दिन रात काम करते हैं उन तक भी उसके समर आते हैं। क्योंकि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसका फल हम सबको मिलता है। तो आपको यह बताने के लिए कि तकरीबन 150 मिलियन की ये चंद बैंक, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं, ये चंद बैंक ऑलरेडी हाउसिंग के इन मंसूबों की एडवर्टाइजिंग कर चुके हैं और आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर 200 मिलियन से ज्यादा की एडवर्टाइजिंग के और प्रोजेक्ट्स वो लेके आ रहे हैं। तो अब आप देखिए कि ना सिर्फ सरिया, बजरी, ईंट, सीमेंट जो वहां पर मजदूर है, ना सिर्फ उनकी इंडस्ट्री चल रही है या ट्रांसपोर्टेशन वालों की चल रही है, बल्कि जो सानवी इंडस्ट्रीज हैं, जो सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि मीडिया। और जब आप मीडिया की बात करेंगे तो उसमें प्रिंटिंग प्रेस, उसमें बहुत सारे बिल बोर्ड्स बनाने वाले जिनको हम ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग कहते हैं, डिफरेंट व्हीकल्स के ऊपर, वो तमाम एडवर्टाइजिंग की डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो उससे बेनिफिट उठाएंगी।
और बहुत सारी, जब नए घर बनेंगे, अपार्टमेंट्स बनेंगे, तो फर्नीचर की सेल भी ज्यादा होगी, किचन अप्लायंसेस की सेल भी ज्यादा होगी। तो आप देखेंगे कि पूरे का पूरा इकोनॉमिक चेन इससे डेवलप हो रही है, और नंबर्स आपके सामने हैं। तो एक तो ये आपके साथ मैंने शेयर करना था पॉइंट, और तीसरा पॉइंट जो आपके लिए मैं खुशखबरी लेके आया हूं वो ये है कि लाहौर में मंसूबा आ रहा है, उसके बाद इस्लामाबाद में भी आएंगे इंशाल्लाह। उसमें रिक्वेस्ट की थी कि हमारे मीडिया के दोस्तों का कुछ कोटा रखा जाए, तो उसमें इंशाल्लाह मीडिया के दोस्तों का कोटा रखा जाएगा, जो आपको अफोर्डेबल सस्ती हाउसिंग मिलेगी। जो लोग क्वालिफाई करते होंगे उस ब्रैकेट में, आपको पता है कि पहले 1 लाख घरों के ऊपर 3 लाख रुपया गवर्नमेंट ने सब्सिडी देनी है। तो एलडीए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है फ्लैट्स का, और रिक्वेस्ट की थी मैंने पर्सनली भी, जो मीडिया हमारी टीम के दूसरे दोस्त हैं, शिबली साहब हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, दूसरे दोस्त हैं, उन्होंने भी बिल्कुल मेरे से ज्यादा तवाना आवाज में इस पर बात की थी, शेख रशीद साहब ने भी। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दी, तो इंशाल्लाह उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि मीडिया के दोस्त जो उस सैलरी ब्रैकेट में आते हैं, जिनके लिए ये प्रोग्राम टारगेटेड है, उनको भी इसमें एंटरटेन किया जाए। तो ये एक आपके लिए अच्छी खबर थी। दूसरी, इकोनॉमी की बहुत अच्छी खबरें हैं। अगर आप देखें तो हमाद अजहर साहब आपसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग जो मार्च के महीने में है, वो पाकिस्तान के पिछले 30 साल में इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई, जिसके रिकॉर्ड टूट रहे हैं। तीसरी बात, अगर आप देखें करेंसी, तो जो रुपी है वो बेस्ट परफॉर्मिंग, दुनिया में इस टाइम डॉलर के अगेंस्ट बेस्ट परफॉर्मिंग जो करेंसी है, वो अल्लाह का शुक्र है, वो पाकिस्तानी रुपी है। और बगैर इसाक डॉलर में कह देने लगा था, इसाक डार फार्मूला के, कि जिसमें कौम के डॉलर फेंक के जाली तरीके से एक्सचेंज रेट को कंट्रोल किया जाता था, और जिसकी वजह से मुल्क के ऊपर कर्जे बढ़ते थे, बाहर से बोरोइंग करते थे, और डॉलर उधर झोंकते थे। आप अल्लाह का शुक्र है, अब ऑर्गेनिक तरीके से रियलिटी के साथ फिगर्स को फज किए बगैर जो वो करने की कोशिश करते थे, आपका मुल्क जो है वो उसकी इकोनॉमी भी बढ़ रही है। वो आप बैलेंस ऑफ पेमेंट्स देखें, वो आप करंट अकाउंट देखें, आप अपनी एक्सपोर्ट देखें, आप अपनी लार्ज मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है वो देखें, और तो वो तमाम चीजें बढ़ रही हैं। आखिरी एक गल मैं होर करना चाहना है, जिहड़ी साडे काश्तकारां भरावां दी है, इस वेले तोरिए दी, सरों दी फसल उतर रही है। अल्लाह का शुक्र है कि सरों का रेट इस वेले पंजाब दे विच 4700 रुपए तो लैके 5000 रुपये मन ते चल रहा है। ऑलरेडी जेड़े काश्तकार ने, जिमीदार भरा ने, उन्होंने ऑलरेडी कमाद जिहड़ा वो 250 तो 300 और 350 रुपए तक बेचिया है। उस तो बाद ये जिहड़ी सरों की फसल है, शहरों के लोगों वास्ते मैं दस दियां कि कमाद और सरों कट्ठी बीजी दी है। तकरीबन 1000 तो 1500 रुपया एक एकड़ दे विच जिहड़ा बी पाईदा है सरों का, ओदी कास्ट आंदी है। उस वेले डीएपी की कास्ट 3500 की, एक तोड़ा वह पैंदा है। 2000 रुपया यूरिया की कास्ट सी, एक तोड़ा वह पैंदा है। यह तकरीबन 7000 रुपये की कास्ट आंदी है जिमीदार की, और 2 पानी लाने ने। जे नहरी पानी है तो 2 पानी काफ़ी ने, सर्दियों के पानी इन्ना कुछ होंदा है, तो जे नहरी पानी नहीं तो ट्यूबवैल नाल जिहड़ा पानी लाना वो कास्ट होनी है। तकरीबन 25 तो 30 मन एक किले की सरों निकलती है। अज तुहाडा वो हुंदा है कि सरों पहले वड्डी हो जाती है, सरों नूं जिहड़ा वड्डिया जाता है, थल्ले छोटा कमाद रह जाता है जिन्हें दूसरी फसल देनी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਢਣ ਦੀ, ਗਾਹਣ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੋਂ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਿਨਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 1 ਏਕੜ ਦਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ एक सानवी फसल के उत्ते। असल उस किले ने जिहड़ी फसल है, उस एकड़ ने असल फसल कमाद की देनी है। दसन का मतलब यह सी कि अल्लाह का शुक्र है इस वेले साडा किसान जिहड़ा है वो कंफर्टेबल है। लेकिन दूसरे पासे तुसीं ये भी वेखना है कि इंशाअल्लाह इस वेले सब्जियां के रेट
हिस्टोरिकली सब तो घट ने। गोभी इस वेले मंडियां दे विच 5 रुपए किलो विक रही है, गाजर का तोड़ा 150 तो 200 रुपए मंडियां दे विच विक रहा है। तो तुसीं यह भी देखना है कि सब्जियां की भी अल्लाह का शुक्र है कम तरीन कॉस्ट है। सो अल्लाह का शुक्र है, ना सिर्फ महंगाई पे काबू पा रहे हैं, जिम्मेदार को भी खुशहाल कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन को भी कर रहे हैं जहां पे दूसरे मजदूर का होना है। तो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सेक्टर्स को, यहां पर सिर्फ इत्तफाक फाउंड्री के लिए पॉलिसियां नहीं बन रही, यहां पर सिर्फ लंदन के फ्लैट बनाने की पॉलिसियां नहीं बन रही, यहां पर नियामत सरोया जिम्मेदार छोटा है या यहां पर एक बड़ा बिल्डर है या यहां पर एक मजदूर है, उन तमाम के लिए एक जैसी पॉलिसियां जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि उन सब के यहां आसानी आए। यही प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्वाब था और इसी पे काम कर रहे हैं। जी, आपके सवाल है। देखिए, चीनी का पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। माफिया बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। उस माफिया को हाथ डालना आसान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। माफिया को हाथ डाला है, उससे मुश्किलात आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माफिया के हाथ बहुत दूर तक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किसी हुकूमत ने पहले यह क्यों नहीं किया? क्योंकि या तो वो माफिया का हिस्सा थे या वो माफिया से डरते थे। पहली दफा इसके ऊपर हाथ डाला गया है और इस पर हाथ डालने के साथ साथ पहली दफा अल्लाह का शुक्र है कि इन्हें अवाम के सामने भी लेके आए, इनकी प्राइस मुतय्यन की है। आज से पहले यह मुतय्यन करते थे इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, इनकी लागत कितनी है। अब हमारी मिनिस्ट्री ने इनकी लागत मुतय्यन कर दी है। पंजाब ने नया लॉ दे दिया इनकी सप्लाई चेन पे और आपके सामने दूसरे तमाम प्रूफ भी ले आए जहां पर ये सट्टेबाजी कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब एक दफा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह लंबा अरसा ये दोबारा सट्टेबाजों का जो वायरस है वो दोबारा इस सिस्टम में नहीं आ सकेगा। इस पे मेरा जवाब यह है कि एक बेरंग सा मंजर है, जहां तक सोचूं जिंदगी में तेरे बारे में कहां तक सोचूं। बात यह है कि बाहर जाने को तो बहुत दिल से दिल कर रहा है, पापा के पास जाने को मरियम आंटी का दिल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डॉक्टर अदनान साहब की जगह अब कोई और डॉक्टर इस्तेमाल करना पड़ना है, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं रिपोर्टों को आगे पीछे करके झूठे आंसू बहाने के, अवाम उनको जान चुके हैं। अब वो दोबारा आए हैं, लेकिन इस दफा वो अपने साथ अपना झूठा मरीज नहीं लेके जा सकेंगे। इस बारी तुहानू उन्हां हस्पतालों च इलाज करवाना पैना है जिहड़े तुहाडे वालिद साहब ने और तुहाडे चचा जी ने बना के दिते ने पिछले 35 साल दे विच, और हेल्थ कार्ड असी दे देता है। अगर आपको और सफदर भाई को कोई मसला हो तो हेल्थ कार्ड इस्तेमाल करें। हेल्थ कार्ड ना इस्तेमाल, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहां पर रब्ता करें। आपको पता है दिसंबर 31 तक पंजाब के तमाम शहरियों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि हर घराने के पास 7 से 8 लाख रुपए कम से कम होंगे अपना इलाज मुआवजा कराने के लिए। आज ही फैसला हुआ और असद उमर साहब ने ट्वीट किया है कि इस्लामाबाद के भी तमाम शहरियों को हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है बहुत जल्द, और केपीके के ऑलरेडी तमाम शहरियों को यह ऐलान हो चुका और इस 30 जून तक मुकम्मल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह काफी बड़ी आबादी को हेल्थ के ऊपर कवर कर दिया गया है। देखिए, बात यह है कि पीटीआई का तो बहुत वाज़े स्टांस होता है। अदालतों का जो फैसला होता है हम उसका एहतराम करते हैं। फैसला हमें लगे हमारी फेवर में है या हमारी फेवर में नहीं है, हम हर सूरत उनका एहतराम करते हैं। यही हमारे लीडर इमरान खान ने हमें सिखाया है और यही हमारी पूरी की पूरी पार्टी प्रैक्टिस करती है। अब आज क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है
मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये कौन सी अदालत है। ये वही अदालत है जिसने मरियम सफदर साहबा को कैलवरी फॉन्ट में जालसाज डिक्लेयर किया हुआ है। ये वही अदालत है और ये वहीं पर वाकया है अदालत। उसी अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने आज फैसला दिया जो आपको पसंद है। उसी अदालत ने नवाज शरीफ साहब को एक चोर और एक झूठ बोलने वाला डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर आज का फैसला आपको बहुत कबूल है तो फिर आपको उस फैसले पर भी कबूलियत देनी पड़ेगी, क्योंकि आप मीठा मीठा हप अप नहीं कर सकते। हम तो अदालतों का एहतराम करते हैं, हम आज भी अदालत के सामने सरनगू हैं। उन्होंने फैसला किया, बेहतरीन फैसला किया। पिछली आपको पता है वीक में एक जो चल रही थी प्रोसीडिंग्स, उसमें गलत तरीके से जज साहब के रिमार्क्स को, एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के रिमार्क्स को रिपोर्ट कर दिया गया और उसके ऊपर जो गाली गलोच मुस्लिम लीग नून के उन लोगों ने निकाली जो डायरेक्टली मरियम सफदर के साथ लिंक्ड हैं, जिनको मरियम सफदर डायरेक्टली नरिश करती हैं, सपोर्ट करती हैं और प्रमोट करती हैं, और उसका वाह शगाफ, उसके जो सबूत हैं वो मौजूद हैं कि उनको खुद से फॉलो भी करती हैं। मेरे जैसा बंदा जिसको मरियम सफदर जानती भी नहीं है, वो कहती हैं कौन शहबाज गिल, बाद में मेरे एक ट्वीट पे उन्हें जवाब देना पड़ जाता है कि मैं कहीं नहीं जा रही। उस तरह के बंदे ने सिर्फ 33 या 35 लोगों को फॉलो किया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। तो मेरे जैसे बंदे ने, जिसको कोई जानता नहीं है और बाजी मरियम भी नहीं जानती, सॉरी आंटी मरियम भी नहीं जानती, और उसने तो 35 लोगों को फॉलो किया हुआ है, इतनी बड़ी लीडर। तो उन्होंने इस तरह के लुच्चे लफंगे बेहयाओं को फॉलो किया हुआ है जो मुअज़्ज़ज़ जजेस को गाली गलोच करते हैं। तो आंटी जी खुद ही सोचिए, यह मुनासिब रवैया नहीं है। अदालतों का हमें एहतराम करना पड़ना है, वो आप हों या हम हों, हम सबको अदालतों का एहतराम करना पड़ना है। आपके यहां यह रीत नहीं है सुप्रीम कोर्ट से हमला करके लेके आज तक, लेकिन अब आपको अदालतों के सामने सरनगू होना पड़ना है। थैंक यू सर। मैं ले लेता हूं पानी, मैं ले लेता हूं काफी। शुक्रिया मकबूल साहब, अच्छा हो गया।